क्लास में हम वही बात करेंगे जो प्रीवियस क्लास हमारी एंड हुई थी, यानी हमने एमपीएलएस की टर्म्स को अंडरस्टैंड किया था। हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि भाई एमपीएलएस का जो लेयर 3 वीपीएन है वो किस तरीके से काम करता है और उसमें कौन कौन से लेबल्स होते हैं जो हमारी ट्रैफिक को डिफरेंशिएट करते हैं, जिससे इनग्रेस और ईग्रेस राउटर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई होता है कि ये ट्रैफिक जो है वो किस वीआरएफ यानी किस कस्टमर साइट की है, इसका लेबल क्या है, और दूसरी साइड पे इसको उस सेम कस्टमर को या सेम जो उसकी ऑपोजिट साइड है उस पर डिलीवर करना है। तो ये हम देखेंगे। इसके अलावा आज की क्लास में हम बात करेंगे यूआरपीएफ पे, यानी वो एक सिक्योरिटी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जब कस्टमर ए जो साइट 1 है और उसकी जो साइट 2 है, जब यहाँ से ट्रैफिक सेंड की जाती है जो कि आपके पास 192.168.0.0 और जहाँ पे जा रही है 192.168.2.0 है, तो जैसे ही ये ट्रैफिक जिसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल आपके पास जो कस्टमर की साइट पे चल रहा है, वो जब ट्रैफिक आपके पास यहाँ पे पहुंचती है, यानी जो PER1 है जो कस्टमर सॉरी जो प्रोवाइडर की एज पे डिवाइस है, वहां पर ट्रैफिक पे डिफरेंट लेबल्स ऐड किए जाते हैं जिनका यूज करके ट्रैफिक को आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसमें आपके पास है वीपीएन लेबल और एलडीपी लेबल। यानी ये वो लेबल्स हैं जिनका होना जरूरी है ताकि आपकी जो ट्रैफिक है वो डिस्टिंग्विश रहे, वो डिफरेंट रहे, वो मिक्सअप ना हो। तो इसमें अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो वीपीएन का लेबल है और जो आपके पास एल डीपी का, जिसको हम लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल कहते हैं, वो अपना लेबल ऐड कर रहा है, तो ट्रैफिक कुछ इस तरीके से जाएगी। जब यहाँ से सोर्स से डेस्टिनेशन तक चली जाएगी तो आप जरा देखें कि जब ये साइट 2 से वापस आ रही है तो उसमें एलडीपी का लेबल जो है वो आपको विजिबल है, वीपीएन का लेबल भी है। देन जो आपके पास पी नेटवर्क से वहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि एलडीपी पे लेबल जो है वो चेंज हो रहे हैं हर डिवाइस पे। और फाइनली आपके पास जब ये ट्रैफिक रिटर्न होती है तो उसको जब हम देखते हैं तो उसका डेस्टिनेशन आपको आईपी मिल रहा है, देन आपके पास लेबल आउट मिल रहा है जो कि ये है, जो कि 35 है। और अगर हम फर्दर इंफॉर्मेशन को देखते हैं तो उसमें आपको उसकी जो इंग्रेस है और ई ग्रेस है उसकी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो इस पाथ को भी यूज किया जाता है जिसको हम एलएसपी का नाम देते हैं, जिसमें आपको सब फर्दर डिटेल आ रही है कि लेबल कैसे कहाँ पे चेंज हो रहे हैं और किस डिवाइस के जरिए वो जा रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, इसी के बेस पे हमारे ट्रैफिक को डिफरेंशिएट किया जाता है और रखा जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने बात करनी है आज की क्लास में URF पे। बेसिकली URF स्टैंड्स फॉर यूनिकास्ट रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग। बेसिकली आईएसपी अपने एंड पे इसको यूज करता है। इसको यूज करने का जो मेन मकसद है, वो मेन पर्पस है, वो ये है कि ये बेसिकली आईएसपी को अलाउ करता है कि हम ये कह सकते हैं कि यूआरपीएफ जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यूजुअली जो आईएसपी यूज कर रही होती है प्रोटेक्शन किस चीज से, स्पूफिंग अटैक से और जो डीडॉस अटैक से, उससे। यानी बेसिकली ये जो टेक्निक है वो यूज करके आईएसपी अपनी डिवाइसेस को ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है या डिवाइस कैपेबल हो जाती है कि बिफोर वो ट्रैफिक को फॉरवर्ड करे, वो उसका जो सोर्स है उसको अपने लोकल राउटिंग टेबल में चेक करता है और उसके बाद उसको फॉरवर्ड करता है। यानी अगर वो उसके लोकल राउटिंग टेबल में है देन फर्दर डिसीजन होगा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो डिसीजन नहीं होगा, जिससे स्पूफिंग जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। स्पूफिंग में यही था कि आप बता रहे कि मैं वही हूँ मगर आप वो नहीं है, यानी आपने चेंजेस परफॉर्म किए होते हैं। सो ये इस पर्पस के लिए यूज होता है और ये यूजुअली जो आईएसपी है वो यूज कर रहा होता है।
अब इसके जो टाइप्स हैं आपके पास किसके, यूआरपीएफ के, बेसिकली इसके टाइप्स में एक है लूज मोड और दूसरा है रेस्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। तो दोनों का यही मकसद है कि जो भी सोर्स एड्रेस आपके पास मौजूद है, जो पैकेट ट्रांसफर हो रहा है डिवाइस से, तो उसकी जो सोर्स एड्रेस है उसको अपने लोकल राउटिंग टेबल में देखे और उसके बाद जो इसको फॉरवर्ड करें। मगर इसमें एक्सेप्शन ये है कि इसके लिए आपको ACL कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, और जब आप डिवाइस पे इसको इनेबल करते हैं तो उस डिवाइस का जो लोकल इंटरफेस है वो पिंगेबल नहीं रहता। अगर आप चाहते हैं कि भाई इसमें पिंग भी हो, यानी मुझे पिंग का रिस्पॉन्स भी मिले, तो फिर आपको ACL में उसकी एक्सेप्शन बनानी पड़ती है। यानी आप जो आपका ICMP है जो पिंग के मैसेजेस से रिलेटेड है, यानी पिंग के इनसाइड ICMP और ICMP के मैसेज टाइप्स होते हैं, तो फिर आप उसको ACL में मेंशन करवाएंगे, देन आपके पास ये अवेलेबल होगा, अदरवाइज आपके पास ये अवेलेबल नहीं होगा। अब इसमें आपके पास जो लूज मोड है और रिस्ट्रिक्शन मोड है, उसमें बस इतना सा ही फर्क है कि आपके पास जो लूज मोड है वो जस्ट देखता है सोर्स को और उसके बाद फॉरवर्डिंग पे चला जाता है। और जो आपके पास स्ट्रिक्ट मोड है उसमें ये बात है कि वो सोर्स को मैच करता है, उसके बाद राउटिंग टेबल को भी देखता है, और उसके बाद जो है वो फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है। अगर ये नहीं है तो फिर वो उसको फॉरवर्ड नहीं करता। मगर लूज में आपके पास एक्सेप्शन है कि वो बस एक रफली चेक करता है और उसके बाद फिर ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देता है। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन की जो एग्जांपल होगी बहुत सिंपल सी है। आप इंटरफेस पे जाएंगे, मिसाल के तौर पे मैं एक इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो मैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 मैंने एंटर किया। उसके बाद मैंने उसका आईपी बताया कि भाई इसका जो सोर्स आईपी है वो आईपी एड्रेस 10 डॉट यानी 192.168.1.2 है। सबनेट मास्क मैंने बताया। अब जब मैं URPF को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे कमांड रन करनी पड़ती है IP वेरीफाई यूनिकास्ट सोर्स रीचेबल विया एनी, ठीक है। तो ये आप इसके लिए बताते हैं, या बताते हैं लूज मोड के लिए। फिर आप फर्दर जो डुप्लेक्स या स्पीड बताना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। और अगर मैं यही कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ रिस्ट्रिक्ट मोड की, तो उसमें मैं इंटरफेस में आऊंगा, देन मैंने उसका आईपी बताया। अब जो प्रीवियसली हमने कमांड रन की थी वो क्या है, वो है किसके लिए, URPF के लिए। वो है आईपी वेरीफाई यूनिकास्ट सोर्स आप बताते हैं, इसमें आप बताते हैं रीचेबल विया। रीचेबल विया में अगर हमने एनी बताया हुआ है तो फिर वो लूज मोड है, और अगर हमने RX बताया हुआ है तो फिर वो रिस्ट्रिक्ट मोड है। तो ये दोनों आपके पास है, आप इनको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी, यानी ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स आपको लग रही होगी। PF बेसिकली URPF स्टैंड्स फॉर यूनिकास्ट रिवर्स पैथ फॉरवर्डिंग। ये इसलिए यूज़ होता है ये टेक्नोलॉजी, ताकि जो ISP है वो अपने डिवाइसेस पे स्पूफिंग को, IP स्पूफिंग को और DDoS अटैक का जो इनिशियल फेज़ है उसको वो प्रिवेंट कर सके। यानी बेसिकली ये एक टाइप ऑफ प्रोटेक्शन है जो कि डिफरेंट अटैक्स से बचने के लिए ISP अपने डिवाइसेस पे इनेबल करती है। सो जब आप या ISP अपने डिवाइस पे इसको इनेबल करती है तो उससे जो एक इशू क्रिएट होता है वो ये है कि वो डिवाइस का जो लोकल इंटरफेस है वो पिंगेबल नहीं रहता। तो इसकी जो इनेबलिंग है उसमें ACL भी इन्वॉल्व होता है। तो ACL आपने पढ़ा हुआ है अपने अर्ली कोर्स में, और इस क्लास में भी हमने अर्ली लेक्चर्स में बात की थी ACLs पे। तो ACL में फिर आप एडिशनल लाइंस जो एंटर करते हैं अगर आप ICMP को इनेबल करवाना चाह रहे हैं। अब ये URPF फंक्शनल किस तरह होता है या काम किस तरह करता है, बेसिकली जो हमारा राउटर है, हम ISP के राउटर पे फोकस करें तो उसका एक इंटरफेस है इंग्रेस और दूसरा ईग्रेस, यानी जहाँ से एक से ट्रैफिक इन होगी दूसरे से ट्रैफिक आउट होगी। तो इसमें आप बताते हैं कि यार ये स्पेसिफिक ट्रैफिक है जो सोर्स से आ रही है, ये स्पेसिफिक सोर्स एड्रेस है या सोर्स है उसका, इसको पहले राउटिंग टेबल में चेक करना, अगर ये है तो इसको आगे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है जी। तो ये आपके पास है URPF। अब इसमें दो आपके पास टाइप्स आती हैं। एक में जो सोर्स इंटरफेस है उसको तो देखा जाता है, उसके साथ राउटिंग टेबल को भी देखा जाता है, मगर ये भी देखा जाता है कि जो एग्जिट इंटरफेस है वो भी मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसको हम कहते हैं ये रिस्ट्रिक्ट मोड है जो कि URPF का टाइप है, और जिसमें आप कहते हैं कि यार मैं इस किस्म की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ टेबल को देखा जाए और फॉरवर्ड कर दिया जाए, तो उसके लिए हम लूज टाइप को यूज़ करते हैं। ये मोस्टली यूज़ होता है आपके पास जो एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन है
जिसमें आपके आजकल के DSLs वगैरह चल रहे हैं। अगर DSL को आप देखते हो तो वो ATM को यूज़ कर रहा होता है, यानी ATM वो ATM नहीं जिससे हम पैसे निकलवाते हैं, हम एसिंक्रोनस जो ट्रांसमिशन है आपके पास, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इंटरफेस पर आप करेंगे, ACL भी इसमें इन्वॉल्व होगी, मगर जो मोड की कॉन्फ़िगरेशन है हम उस पर देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा जो इसकी डिटेल है वो आप CCIE लेवल पे जाके देखेंगे, या आज की क्लास के जो टॉपिक्स हैं उसकी इन डेप्थ नॉलेज जो है वो आपको CCIE या आर्किटेक्चर लेवल पे जाके मिलेगी, मगर जितना आपके इस कोर्स में है उसको हम मैक्सिमम देखेंगे। सो जब आपने लूज़ मोड की कॉन्फ़िगरेशन करनी है और जब आपने स्ट्रिक्ट मोड की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो बेसिकली जो कंप्लीट कमांड है वो तकरीबन 80% सेम ही है। जैसे उसमें एक वर्ड जो है वो आप चेंज करते हैं तो वो मोड चेंज हो जाता है। हम इंटरफेस पर आए, हमने इंटरफेस का IP एड्रेस बताया हुआ था, अब उसको हम बताते हैं कि यार IP वेरीफाई यूनिकास्ट सोर्स, जो भी आपके पास यूनिकास्ट ट्रैफिक आएगी आपने उसका सोर्स को वेरीफाई करना है, और उसका जो रीचेबिलिटी है वो आप देखेंगे कि वो किस तरीके से रीचेबल हो रहा है। सो एनी में आपके पास जो है वो लूज मोड आ जाता है, जिसमें हमने बात की कि भाई सोर्स को देखो, राउटिंग टेबल को चेक करो, लोकल राउटिंग टेबल को चेक करें, यानी इसमें एडिशनल वर्ड ये होगा कि लोकल राउटिंग टेबल को उसने चेक करना है, और उसके बाद वो ईग्रेस पे उसको फॉरवर्ड कर देगा। आप कहते हैं कि यार सोर्स को भी देखना है, राउटिंग टेबल को भी लोकल को चेक करना है, एंट्री मौजूद है, उसके बाद एग्जिट को देखना है और उसके बाद फिर फॉरवर्ड करना है, तो उसमें फिर हम रिस्ट्रिक्ट मोड को यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमने नेक्स्ट जो बात करनी है वो आपके पास है जिसको हम बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन, या शॉर्ट में हम उसको BFD कहते हैं, वो है। बेसिकली जो बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन है वो आपको अलाउ करता है, या वो इसलिए यूज़ होता है कि जैसे कि आपको ये वैन टोपोलॉजी नज़र आ रही है, या हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजीज़ हैं, या इस किस्म की टोपोलॉजी हैं। समझाने के लिए यहाँ पे 3 डिफरेंट आपको लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं कि एक जो हमारे पास राउटर 1 और X राउटर 2 है, उसके दरमियान में लेयर 2 स्विच नेटवर्क है। हमने एज्यूम किया कि हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास लेयर 2 की टेक्नोलॉजी है। इसके बाद दूसरी आपके पास जो है वो DWDM की टेक्नोलॉजी है, जिसको आप इन डेप्थ अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप CCIE में देखेंगे उसको। और लास्ट हमारे पास जो टनलिंग की टेक्नोलॉजी है। अब इसमें अगर लिंक डाउन हो जाता है आपका, तो उसमें फ़ौरन आपकी डिवाइस को अपडेट नहीं मिलता, क्योंकि आपकी ट्रैफिक जो है क्रिटिकल है और उसमें बहुत सारी चीज़ें, यानी बहुत सारी ट्रैफिक, बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो ट्रैवल कर रही हैं, उनको फ़ौरन ही पता नहीं चलता, या आपकी डिवाइस को फ़ौरन जो है इसकी अपडेट नहीं मिलती, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं टेक्नोलॉजी के लेवल पे या सर्विसेज और एप्लीकेशन के लेवल पे। सो यानी अब इसको हम ऐसे भी देख लेते हैं कि यार हमारे पास जो और सॉल्यूशंस हैं वो क्या हैं। आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, आपने राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ किया हुआ है। अब राउटिंग प्रोटोकॉल जो हमने यूज़ किया हुआ है, हमने EIGRP यूज़ किया हुआ है, सॉरी, या हमने OSPF यूज़ किया हुआ है। तो जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं इनका एक हेलो इंटरवल है और एक डेड इंटरवल है, यानी जो राउटर 1 और X राउटर 2 है, इनके दरमियान में जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो किसी न किसी टाइम फ्रेम पे डिपेंडेंट है, यानी उस टाइम फ्रेम तक वो चेक करेगा, फिर उसके बाद उसको वेट करेगा, फिर उसके बाद उसको फ्लश कर देगा। यानी आपको डिले फेस करना है। कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि फ़ौरन राउटर को पता चल जाए यार ये लिंक डाउन हो गया है, तो अब मुझे फर्दर जो प्रोसेस बताया हुआ मैं वो परफॉर्म करूँगा। सो जैसे कि आपके पास EIGRP है, या हमारे पास जो है वो OSPF है। तो OSPF यानी इन दोनों में से एक राउटिंग प्रोटोकॉल जो है उसका अपडेट टाइमर 5 सेकंड्स है, और जो उसका डेड इंटरवल है वो 15 सेकंड्स है। इसी तरह दूसरा जो है वो 10 है उसका सेकंड्स, और जो उसका डेड इंटरवल है वो 40 है। तो आप उस वैल्यू को चेंज करके भी ये करवा सकते हैं कि यार मैं EIGRP का जो हेलो इंटरवल है उसको कम कर देता हूँ, उसको मैं 3 सेकंड्स पे ले आता हूँ, उसको मैं 4 सेकंड्स पे ले आता हूँ। मगर फिर भी आपके पास वो दूसरी जो ऑप्शन है वो आ जाती है कि यार अगर मैं 4 कर देता हूँ तो फिर वो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, यानी वो 12 सेकंड तक तब भी वेट करेगा। तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो फ़ौरन ही डिटेक्ट करके आपको बताए कि यार जो आपकी लिंक है
वो डाउन हो गई है और आपकी डिवाइसेस जो हैं उसको उस पर फर्दर जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करें। इससे क्या होगा, इससे डिवाइस को पता चल जाएगा, तो वो ट्रैफिक जो एक ब्लैक होल में जानी थी या वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचनी थी जिसकी वजह से इशू क्रिएट होने थे, तो उसमें टाइम ज़ाया नहीं होगा क्योंकि राउटर की जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी यूज़ हो रही हैं। तो ये उसकी एग्जांपल है हमारे पास कि हमारे पास EIGRP कॉन्फ़िगर है, हमारे पास दो डिवाइसेस हैं जो कि लेयर 2 कनेक्शन से आपस में, लेयर 2 डिवाइस के ज़रिए आपस में कनेक्टेड हैं। अब इसमें हमने एग्जांपल ये देखी है कि जो आपका BFT है वो कॉन्फ़िगर हुआ है, जिसका इंटरवल जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि वो 100 मिली सेकेंड्स रखा हुआ है और उसको हमने मल्टीप्लायर की वैल्यू 3 असाइन कर दिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि देखें आपका जो EIGRP है उसका टाइमर डिफ़ॉल्ट ही है, यानी EIGRP का जो डिफ़ॉल्ट टाइमर है वो 5 सेकंड्स है और उसका जो डेड इंटरवल है वो 15 सेकंड्स है। अब लिंक डाउन हो गया, कोई भी कॉज हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है, ISP की तरफ से कोई मसला था या कोई डिगिंग हो रही थी, कोई रेनोवेशन का काम हो रहा था, कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था या कोई और टेक्निकल फॉल्ट था, यानी XYZ इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका लिंक डाउन हो गया। अब जो EIGRP है जो कि AS100 पे कॉन्फ़िगर है वो एवरी 5 सेकंड जो है हेलो भेजेगा और 15 सेकंड तक वेट करेगा, मगर जो BFD है उसका अपने मल्टीप्लायर में बताया हुआ है कि यार इसकी वैल्यू 3 है, यानी जैसे ही 3 सेकंड जो है वो गुजरेंगे तो वो फ़ौरन क्या करेगा, वो एक मैसेज लॉन्च कर देगा दोनों डिवाइसेस की तरफ कि यार ये जो लिंक है वो डाउन हो चुका है। तो ये इस तरीके से काम करता है। फिर आप इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको रख सकते हैं। तो ये हमारे पास है BFD, ये इसका यूजेज है, इस लिए यूज़ हो रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमने बात करनी है VRF पे और VRF लाइट पे, यानी उसका लाइट वर्जन है और देन VRF आपके पास है। तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए आज जिस दौर में आप हैं, इस दौर में वर्चुअलाइजेशन जो है वो एक पूरी फील्ड बन चुकी है। वर्चुअलाइजेशन एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, यानी उसको हम ये कहेंगे कि वो आपको लो कॉस्ट में मल्टीपल जो डिवाइसेस हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, या एक डिवाइस जो आपने काफ़ी एक्सपेंसिव बाय की है और आपने परचेजिंग के बाद जब उसकी यूटिलाइजेशन देखी तो वो 100% नहीं जा रही थी, वो 10%, 20%, 30% जा रही थी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि बजाय इसके कि आप उसकी रिसोर्सेज को आइडली छोड़ें, आप बाय यूजिंग वर्चुअलाइजेशन उसके वर्चुअल इंस्टेंसेस बना के उसको मल्टीपल डिवाइसेस के तौर पे यूज़ करें। इसका जब इम्प्लीमेंट हम राउटर्स पे देखते हैं तो राउटर में हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम वो सबनेट्स जो कि ओवरलैप कर रहे हैं या वो सबनेट्स जो सिमिलर हैं या वो सबनेट्स जो डिफरेंट हैं, आप उनको एक राउटर पे यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या डिफरेंट जो ट्रैफिक आपके पास है आप उसके पाथ को और उस ट्रैफिक को आइसोलेट कर सकते हैं, उसका पाथ भी डिफरेंट रहेगा और ट्रैफिक भी आइसोलेट रहेगी मगर डिवाइस जो है वो एक ही होगी। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाती है कि क्या हर सबनेट का लिंक अलग होगा। तो यहाँ पर एक इशू आप समझ लें, वो ये है कि भाई VRF जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें सब इंटरफेस हर VRF के लिए कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। सब इंटरफेस क्या था वो आपने अपने एसोसिएट लेवल में पढ़ा था कि एक आपने लैब परफॉर्म की थी जिसमें आपको बताया गया था क्या जो मल्टीपल VLANs होते हैं, अगर उनकी ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना है यानी उनकी ट्रैफिक को आपस में एक्सचेंज करवाना है, फॉरवर्ड मैंने कहा कि एक VLAN ने दूसरी VLAN को एक्सेस करना है तो उसमें लेयर 3 डिवाइस की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो उसमें हमने ये समझा था कि हम राउटर को एक मल्टीपल लिंक्स नहीं देंगे बल्कि एक लिंक पे सब इंटरफेसेस बना देंगे और उसको बता देंगे यार इस इंटरफेस पे इस VLAN की ट्रैफिक को आपने कैप्चर करना है और उसको फिर हम राउट करवा देते थे। तो सेम वही अप्रोच जो है यहाँ पर भी यूज़ होती है, यानी आपको एक फिजिकल इंटरफेस पे सब इंटरफेस क्रिएट करना पड़ता है। किस पे, यानी आप जितने VRF बनाएंगे आपको हर VRF के लिए एक सेपरेट सब इंटरफेस जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये एग्जांपल आप देख लें कि हमारे पास राउटर 1 और राउटर 2 है, मगर बिहेव वो किस तरह कर रहे हैं कि हमने VRF A, VRF B, VRF C बना दिया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन होना चाहिए था कि भाई हम VRF बना क्यों रहे हैं, क्योंकि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक हो सकती हैं। जैसे कि हम जी, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है आपका? जी जी, तो देखें हमारे पास ये राउटर है और डिफरेंट हमने इस पे VRF इसलिए बनाए कि हम
ट्रैफिक के पाथ को और ट्रैफिक को सेपरेट रखना चाह रहे थे, आइसोलेट रखना चाहते थे। क्यों रखना चाहते थे भाई? हमारे पास कुछ ट्रैफिक है वो डेटा की है, कुछ ट्रैफिक है वो वीडियो की है, कुछ ट्रैफिक है जो वॉइस की है। डेटा की ट्रैफिक वही है जो आप कंप्यूटर नेटवर्क पे यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आप नॉर्मल प्रिंटर, स्कैनर और सर्विसेज आपकी यूज़ हो रही हैं, या ADDS और बाकी सर्विसेज आपकी चल रही हैं। वीडियो में आप वीडियो कॉन्फ्रेंस की जो ट्रैफिक है आप वो उसमें ट्रांसमिट करवा रहे हैं, और आपके पास जो IP टेलीफोनी की ट्रैफिक है वो आपने वॉइस में डिफरेंट की हुई है, अलग रखी हुई है। तो इस अप्रोच को, जिसको हम कहते हैं कि ये VRF है, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन की एग्जांपल है, आप उसका यूज़ करके परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमारे पास एक कॉमन राउटर है, उसके बाद स्विच है, और स्विच के बाद हमारे पास 3 राउटर हैं, मगर हमने वो 3 राउटर के बजाय क्या किया, एक ही राउटर पे 3 VRFs बना दिए। अब वो एक ही राउटर क्या कर रहा है, वो 3 राउटर्स के तौर पे बिहेव कर रहा है। जस्ट आपने कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह की करनी है कि सबसे पहले जो नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है, आपने IPVRF बनाया, IPVRF की कमांड आप देते हैं और उसका नाम बताते हैं, ताकि ट्रबल शूटिंग में भी आपके लिए आसानी हो और आपको याद भी रहे। आपने बताया कि मेरे पास IPVRF डेटा है, IPVRF वॉइस है, IPVRF वीडियो है, 3 VRF हमने बनाए। इसके बाद हमें सब इंटरफेसेस क्रिएट करने होते हैं, तो हम जाते हैं, जैसे कि हमारे पास ईथरनेट 0/0 है, तो हमने 2 जो है वो किसके लिए बना दिया है, वो वॉइस के लिए बना दिया है। 3 जो है यानी फास्ट ईथरनेट 0/0.2.3 वो किसके लिए, वो डेटा के लिए। .4 वो किसके लिए, वो वीडियो के लिए है। 3 जो है वो डेटा के लिए, 2 जो है वो वॉइस के लिए। तो इस तरीके से आपने बना दिया, और आपने उनको इंटरफेसेस भी असाइन कर दिए, देन आपने उसको इनकैप्सुलेशन भी असाइन कर दी। ठीक है जी, इनकैप्सुलेशन .1q आपने असाइन कर दी। अब लास्ट में आप देखेंगे तो आपके पास OSPF कॉन्फ़िगर हुआ है, जिसमें आपने बताया हुआ है कि राउटर OSPF 1, फिर आपने बताया हुआ VRF वॉइस, कि वो VRF वॉइस के लिए मैं चला रहा हूँ। इसी तरह आपने बताया कि राउटर OSPF 2, यानी OSPF 1 जो था, आप यूँ समझेंगे कि एक राउटर है, उस पर जो OSPF चल रहा है, अगर वो एक पूरा सेपरेट इन्वायरमेंट है तो उसका OSPF भी डिफरेंट होगा। इसी तरह आपके पास जो राउटर 2 है उसका अलग चल रहा है। यानी हमने यही बात की थी कि आपने एक तो ट्रैफिक को भी आइसोलेट रखना है और पैथ को भी डिफरेंट रखना है। रियलिटी में या फिजिकली वो सेम होंगे, सिमिलर होंगे, एक ही होंगे, मगर जब हम लॉजिक को देखेंगे तो उसमें आपके पास वो टोटली डिफरेंट होंगे, यानी वो वर्चुअली सेपरेट होंगे। तो ये आपके पास है VRF। अब VRF में आपने एक मसला देखा कि यार जितने भी VRF बनाने, हर VRF के लिए क्या करना पड़ता है, हर VRF के लिए एक सब इंटरफेस बनाना पड़ता है, यानी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। तो वैसे एग्जांपल के तौर पे ये स्मॉल टोपोलॉजी हमने देखी, ये कोई इतना बड़ा कमाल नहीं है, ये बहुत आसान सी बात है। मगर जब आप ISP को देखते हैं, यानी एक ISP है, आप किसी भी ISP की बात कर ले, तो उसमें उसके पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स होंगे। नंबर ऑफ़ यूज़र्स का मतलब ये कि उसके पास इतना लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र्स होगा, या इतने लार्ज नंबर ऑफ़ कस्टमर होंगे कि वो हर यूज़र के लिए अगर VRF क्रिएट करता है तो वो एक ह्यूज टेबल होगा। और दूसरी बात ये कि हर राउटर के पास एक डिफरेंट राउटिंग टेबल होगा, यानी जब राउटर के इंटरफेस पे ट्रैफिक आती है तो उसकी VRF को देखकर उसके सेपरेट जो वर्चुअल राउटिंग टेबल है उसकी तरफ फॉरवर्ड कर दी जाती है कि यार ये जो है वो डेटा का है तो डेटा का अलग राउटिंग टेबल है, और अगर वो वॉइस का है तो वॉइस का अलग राउटिंग टेबल है, वीडियो का है तो वीडियो का अलग राउटिंग टेबल है। वो बात तो ठीक है, मगर हर इंटरफेस पे एक सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करनी पड़ती है। तो उस काम को और आसान करने के लिए, यानी जो VRF में कम्प्लेक्सिटी थी, जो मुश्किल है, वैसे VRF अभी भी आपको नज़र आ रहा है, अभी भी यूज़ होता है, तो उसको और इजी करने के लिए हमारे पास एक और सोल्यूशन है जिसको आप EVN के नाम से जानते हैं, स्टैंड्स फॉर इजी वर्चुअल नेटवर्क। अब उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आप जो आपकी डिवाइसेस हैं उन पे ट्रंक इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं, बजाय इसके कि आपको क्या करना पड़े, आपको सब इंटरफेसेस बनाने पड़े। अब उसमें आपके पास जो एज इंटरफेसेस हैं, ये वो इंटरफेसेस होते हैं जिन पे आपकी एंड डिवाइसेस होती हैं, और उसके बाद जो आपके पास जो लेयर 3 डिवाइसेस या लेयर 3 और हायर लेयर की डिवाइसेस के दरमियान में इंटरफेसेस होते हैं, उनको हम ट्रंक इंटरफेस कहते हैं। यानी ट्रंक में वही आपके पास टैगिंग होती है जो आपने अपने अर्ली कोर्स में या इससे जो आपके पास एसोसिएशन लेवल का कोर्स था उसमें आपने पढ़ी थी। तो उस तरीके से आप जो है ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो